हेलो दोस्तों, मैं राजेश नेगी और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से आपको स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का एक और मेन टॉपिक। और इस यूनिट से एक ना एक पर्सन पेपर में ज़रूर आता है, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोलन घूर्णकता से या ऑप्टिकल एक्टिविटी से। तो इसमें सबसे पहले है समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहा जाता है। हम जानते हैं कि कोई भी साधारण प्रकाश जो होता है उसकी गति जो होती है वो समतल तरंग के समान होती है और इसमें विभिन्न स्थानों पर दोलन होता है। अर्थात दोलन जो होता है वह एक ही स्थान पर अर्थात एक तल में नहीं होता है। और यदि किसी प्रकार से ऐसा प्रकाश प्राप्त किया जाए जिसमें कि एक ही तल में दोलन हो तो ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अर्थात जो समतल प्रकाश होता है उसकी जो गति होती है वह तरंग के समान होती है और उसमें दोलन विभिन्न स्थानों पर होता है, एक तल में नहीं होता है। जब यदि हम ऐसा प्रकाश प्राप्त करें जिसमें कि दोलन एक ही तल में हो तो इस प्रकार के प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो और इसमें अब है ध्रुवण घूर्णकता। यदि किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी द्रव या ठोस में से प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश के समतल ध्रुवित प्रकाश में रोटेशन को या उसके घूम जाने को ही ध्रुवण घूर्णकता कहा जाता है। अर्थात जब भी कोई पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने में सहायता प्रदान करता है तो उसे ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। और जब यदि समतल ध्रुवित प्रकाश घड़ी के सुई के चलने की दिशा में घूमता है तो उसे दक्षिणी ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। और जब यदि कोई समतल ध्रुवित प्रकाश घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा में घूमता है तो उसे वाम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लाइट सोर्स है और इससे जो लाइट आ रही है वह इस फिल्टर से होते हुए इस तल में समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। और फिर यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस है और जिससे कि प्रकाश रोटेट हो जाता है और इसी रोटेशन को ही समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब इसमें घूर्णन कोण किसे कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है वह किसी तल में जितने डिग्री घूमता है उसे उसका घूर्णन कोण कहते हैं। जब भी कोई समतल ध्रुवित प्रकाश किसी बिलियन जिसकी लंबाई 1 डेसीमीटर है तथा जिसमें कि 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर पदार्थ घुला हो, उसे जब इस प्रकाश को जब इससे गुजारा जाता है तो बिलियन में उपस्थित पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितने डिग्री घुमाता है उसे आपेक्षिक घूर्णन कहते हैं। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घूर्णन निम्न समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है जो कि अल्फा टी और लैम्डा डी बराबर अल्फा अपॉन एल इंटू डी होता है, जिसमें कि यह आपेक्षिक घूर्णन है और बराबर कोण का मान और स्तंभ की लंबाई गुणा गए द्रव का घनत्व होता है। यदि पदार्थ बिलियन के रूप में होता है तो घनत्व के स्थान पर सेमी में सांद्रता प्रति घन सेंटीमीटर होगी। और यदि पदार्थ बिलियन की अवस्था में होता है तो घनत्व के स्थान पर जो उसकी सांद्रता होती है वह प्रति घन सेंटीमीटर होगी, जहाँ तब अल्फा टी और लैम्डा डी बराबर अल्फा अपॉन एल इंटू सेंटीमीटर होगा। और ये कुछ इसके एग्जाम्पल है जिसमें कि डी टार्टरिक एसिड, एल टार्टरिक एसिड और मेसो टार्टरिक एसिड। अब है इसमें ध्रुवीय अणु। दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अणु का निर्माण करते हैं और बंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के दौरान इलेक्ट्रॉनों का दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु की ओर अधिक खींच जाते हैं, जिससे कि इस प्रकार के अणु को ध्रुवीय अणु कहा जाता है। अर्थात जो दो परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साझेदारी के दौरान जब अणु का निर्माण होता है तो बंध के निर्माण में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु की तरफ अधिक शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे अणु जो होते हैं उन्हें ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे कि HCl में से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह क्लोरीन की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन पर धनायन तथा क्लोरीन पर ऋणायन आ जाता है। और एग्जाम्पल है H2O HCl। और इसके विपरीत है अध्रुवीय अणु। ऐसे अणु जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के दौरान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक एटम की ओर शिफ्ट नहीं होते हैं, तो इस प्रकार के अणु को अध्रुवीय अणु कहते हैं। और अब हम इसमें देखते हैं मेन टॉपिक, प्रेरित ध्रुवण या द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं।
जब भी किसी उदासीन अणु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें धनावेशित नाभिक ऋणावेशित प्लेट की ओर तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की ओर विन्यासित हो जाता है। अतः किसी उदासीन अणु का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण उसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक केंद्रकों का बन जाना ही अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है या ध्रुवण कहलाता है। किसी भी अणु का एक ध्रुव अस्थायी होता है और जैसे कि विद्युत क्षेत्र जिसमें कि विद्युत क्षेत्र को हटाया जाता है तो वह पुनः अपनी वापस पहले वाली स्थिति को प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार द्विध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं और जिसे कि प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि HCl में से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चला जाता है तो हाइड्रोजन पर धनात्मक चार्ज तथा क्लोरीन पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है और इसी को ही द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अर्थात जब भी किसी उदासीन अणु को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें धनावेशित नाभिक जो होता है वो ऋणावेशित प्लेट की ओर, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धनावेशित प्लेट की ओर विन्यासित हो जाता है। अतः किसी उदासीन अणु का विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण उसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक केंद्रकों का बन जाना ही अणु का ध्रुवण कहलाता है। और किसी भी अणु का जो ध्रुवण होता है वह अस्थायी होता है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र को हटाया जाता है तो वह पुनः अपनी पहले वाली स्थिति को वापस प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार से द्विध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं जिसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में से हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन की तरफ चले जाते हैं, जैसे इस पर धनात्मक चार्ज तथा इस पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है और इसे कोई द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक ध्रुवीय अणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक केंद्रकों पर आवेश तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो न्यू बराबर E/d होता है। और द्विध्रुव आघूर्ण का मान dy के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो कि d से इसे व्यक्त करते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करने में महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें सबसे पहला है अध्रुवीय गैसें जैसे कि आर्गन, हीलियम आदि में द्विध्रुव संभव नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है वह 0 होता है। और द्विपरमाणु अणुओं में जिनकी विद्युतीय ऋणात्मकता समान होती है उनमें भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। और द्विध्रुव आघूर्ण में सिस तथा ट्रांस समावयवों की पहचान की जा सकती है। ट्रांस समावयव में द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है तथा सिस समावयव में द्विध्रुव आघूर्ण का मान एक निश्चित मान होता है। जैसे कि यहाँ पर जो ये सिस समावयवी है अर्थात सिस आइसोमेरिज्म है और ये ट्रांसमेरिज्म है। जो यहाँ पर सिस आइसोमेरिज्म है इसका एक निश्चित मान है जो कि न्यू बराबर 1.90 dy है। जो ये ट्रांस आइसोमेरिज्म है इसमें न्यू का मान 0 है। अब हम देखते हैं परावैद्युत स्थिरांक। यहाँ पर एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटों के बीच में एक निर्वात है और आवेशित प्लेटों के कारण, और ये दोनों प्लेटें आवेशित है और आवेशित प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसमें विद्युत क्षेत्र की जो शक्ति होती है उसे ई डैश अतः E0 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यदि इस निर्वात में कोई पदार्थ रख दिया जाए जो डाइइलेक्ट्रिक है तो जो इसकी विद्युत क्षेत्र की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है और इसके मान को E के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो D बराबर E0 अपॉन E होता है, जहाँ जो D होता है वह डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। मसोटी तथा क्लासियस समीकरण। मसोटी और क्लासियस ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के आधार पर यह बताया था कि परावैद्युत स्थिरांक और अणु की ध्रुवणता परस्पर संबंधित होती है। अर्थात उन्होंने परावैद्युत स्थिरांक तथा अणु की ध्रुवणता के बीच में संबंध को प्रदर्शित किया था और इसके लिए उन्होंने एक निम्नलिखित संबंध दिया था जो D-1/D+2 और M/D बराबर P होता है। और जहाँ P की वैल्यू P बराबर 4/3 पाई n अल्फा होता है, जहाँ D जो होता है परावैद्युत स्थिरांक होता है और M अणु का अणुभार होता है और D डेंसिटी होती है अर्थात घनत्व होता है, n एवोगैड्रो नंबर होते हैं और अल्फा आणविक ध्रुवणता होती है और P जो होता है वो मॉलिक्यूलर पोलराइजेशन होता है। P बराबर 4/3 पाई n अल्फा होता है।
तो तब d-1/d+2 और m/d होता है बराबर p। तो यही मसोटी क्लासियस समीकरण है। अब है इसका लास्ट टॉपिक, घूर्णन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। किसी अणु का स्थायी डायपोल मोमेंट होता है तो अणु में घूर्णन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और जब इससे माइक्रोवेव रेडिएशन प्रवाहित किया जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन तथा अवशोषण होता है और इससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस प्रकार से मॉलिक्यूल के रोटेशन से प्राप्त स्पेक्ट्रम को घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और किसी मॉलिक्यूल का स्थायी डायपोल मोमेंट नहीं होता है तो उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि HCl आदि में मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट होता है और इसलिए ये सभी रोटेशनल स्पेक्ट्रम देते हैं। और H2O और H2O2 और Cl2 आदि मॉलिक्यूल में रोटेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो थे ऑप्टिकल एक्टिविटी के सारे मेन टॉपिक। तो आप इनको ज़रूर याद कर लेना क्योंकि इनसे एक नई प्रश्न इस बार पेपरों में ज़रूर बनेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।